गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 में एक वीडियो डालने जा रहा हूं जो 11th क्लास के लिए उपयोगी है। अतः अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इसे देखकर लाभान्वित हो सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन, फिर पढ़ेंगे समय का मापन। आइए हम पहले द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान कहते किसको है? आप लोग द्रव्यमान बहुत बोलते हैं, लेकिन द्रव्यमान का डिफिनेशन, परिभाषा अगर आप में से पूछा जाए तो अधिकांश बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो द्रव्यमान कहते किसको है? तो द्रव्यमान का अंग्रेजी मास होता है और फिजिक्स में इसको जड़त्व भी कहते हैं, जिसका कि अंग्रेजी इनर्शिया होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। न्यूटन के गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी में आप लोग जड़त्व का नियम पढ़े होंगे, जिसको कि सबसे पहले न्यूटन साहब डिराइव किए थे, लेकिन उससे भी पहले गैलीलियो साहब भी इनके बारे में बोले थे और कोई बोले होंगे। तो जड़त्व का नियम क्या है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में आप क्या पढ़ते हैं? इस संसार की प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में रहना चाहती है। पूर्व स्थिति मतलब रुका हुआ है तो रुका हुआ है, मूव कर रहा है तो मूव करेगा। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। और पूर्व स्थिति में रहना क्यों चाहती है? तो जड़त्व के कारण, यानी द्रव्यमान के कारण। तो द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह विशेष गुण होता है जो उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था में परिवर्तन मीन्स अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो द्रव्यमान का परिभाषा हम लोग सीखे। आइए एक बार फिर से बोल देते हैं, अगर आप लिखते होंगे तो लिख भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह विशेष गुण होता है जो उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका ऐसा ही मात्रक केजी तो लिखा ही थे, जानते हैं आप लोग। अब द्रव्यमान के साथ एक और विशेषता है, इसका मान सब जगह एक समान ही रहता है, बदलता नहीं है। जैसे यहाँ अगर 2 केजी का कोई पिंड है तो अंतरिक्ष में भी ले जाएंगे तो 2 केजी ही होगा, चांद पर ले जाएंगे तो 2 केजी ही होगा, और किसी ग्रह उपग्रह पर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान वही होगा। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि चांद पर तो भार उसका 6ठा भाग हो जाता है। तो 6ठा भाग भार हो जाता है, और भार बराबर क्या होता है? mg। m वही रहता है, g उसका 6ठा भाग हो जाता है, इसलिए वहाँ उसका भार 6ठा भाग हो जाता है, लेकिन मास वही रहता है।
तो द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। हाँ, एक बात आगे चल करके पढ़ेंगे या आप जानते होंगे या जानिएगा बाद में जब पढ़ाएंगे तब, द्रव्यमान ऊर्जा से रिलेटेड है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक कंसेप्ट दिए थे E बराबर mc², और इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जाता है। इसी सिद्धांत पर एक विध्वंसकारी बम का निर्माण किया गया था, जिसका नाम आप सभी एक स्वर में बोलिएगा, परमाणु बम। अल्बर्ट आइंस्टीन के ही कंसेप्ट द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ही एटम बम का निर्माण किया गया था। खैर, अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आइए अब हम द्रव्यमान की बात करें। तो द्रव्यमान तो जनरली आप लोग बहुत नापे होंगे, जैसे कभी आलू नापते हैं 5 kg, कभी चावल नापते हैं 2 kg, कभी दाल नापते हैं, कभी गेहूं नापते हैं, बहुत चीज़ नापे होंगे इन मास kg में द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान कैसे नापते हैं आप? एक तराजू लेते हैं, कुछ बटखरा लेते हैं और उससे नाप देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ चलो चांद को नापते हैं, तो तराजू लेकर के कौन चांद को नापने के लिए जाइएगा? ना पाएगा, नहीं। सूर्य को नापते हैं, पृथ्वी को नापते हैं। इतनी बड़ी बड़ी राशि को नापने के लिए तराजू आपका फेल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, एटम, ये सब भी इतना सूक्ष्म होता है कि तराजू पर रख देने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इतना छोटा पदार्थ को कैसे नापेंगे? तो सामान्यतः कुछ केजी, कुछ ग्राम, कुछ मिलीग्राम को मापने के लिए हम लोग तराजू का उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा द्रव्यमान या बहुत छोटा द्रव्यमान को मापने के लिए हम कुछ विशेष ढंग का संयंत्र यूज करते हैं। तो आइए पहले हम लोग जाने द्रव्यमान का रेंज क्या होता है। तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, और उसका कुछ पार्टिकल तो मासलेस है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, जैसे मेसॉन, फोटोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ये सब पार्टिकल है जिसका मास होता ही नहीं है। तो फिर उसको हम क्या नापेंगे? मास जिसमें है और उसको यदि नापना हो तो वह सबसे छोटा मास वाला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। 9.1 लगभग 10 हो गया, और 10⁻³ को हम 10 से गुना कर देंगे तो 10⁻³ kg हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा द्रव्यमान ये हम लोग नापते हैं। और सबसे बड़ा द्रव्यमान जो होता है 10⁻55 kg इस ब्रह्मांड का द्रव्यमान है। ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारा, सारे आ जाते हैं। तो 10⁻55 kg इस रेंज को हम लोग नापते हैं। तो मैं पहले ही बोल दिया कि सामान्यतः 10 kg, 20 kg या बहुत सारा kg को मापने के लिए हम लोग तराजू का उपयोग करते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ा द्रव्यमान नापना हो तो यहाँ हम लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। वही न्यूटन साहब जो गुरुत्वाकर्षण बल दिए थे और उसके लिए गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। उसमें लगने वाला बल F बराबर m1 m2 r² एक कांस्टेंट देते हैं, फार्मूला होता है। इसमें F जानते हैं, G जानते हैं, R जानते हैं। दो बॉडी में से एक बॉडी का द्रव्यमान जानते हैं तो दूसरा बॉडी का द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे इस कलम पर लगने वाला भार बल पृथ्वी के द्वारा निकाल लेंगे, mg, उसको इक्वेट कर देंगे। इसका मास यदि जानते हैं
तो पृथ्वी का मास निकल जाएगा। अब पृथ्वी का मास जानते हैं तो सूर्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल जानते हैं, तो सूर्य पृथ्वी के मास से सूर्य का द्रव्यमान निकाल लेंगे। ऐसे ही सौ तो बहुत विशाल द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करते हैं, और बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी यंत्र का यूज करते हैं, जिसमें होता है क्या, एक स्मॉल पार्टिकल जो आँख से दिखता भी नहीं है उसको आवेशित करके किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाता है, और मूव जो करता है उसका रेडियस उसके मास का प्रोपोर्शनल टू होता है। तो रेडियस हम लोग निकालते हैं और उस हिसाब से फिर उसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो ये द्रव्यमान के मापन की व्याख्या में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। सामान्यतः द्रव्यमान यहाँ से यहाँ तक रेंज है। बड़ा द्रव्यमान को मापने के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, और छोटा द्रव्यमान को नापने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी यंत्र का व्यवहार करते हैं। और जनरली 2 kg, 4 kg, 5 kg या फिर ग्राम मिलीग्राम को मापने के लिए हम लोग साधारण तुला का उपयोग करते हैं। अब द्रव्यमान के बाद आइए समय का मापन। समय का मापन, तो समय के बारे में आप लोग जानते हैं, समय जा रही है, समय बीत रहा है। छोटा से छोटा समय क्या हो सकता है, घंटा, उससे भी छोटा होता है मिनट, उससे भी छोटा होता है सेकंड, सेकंड से भी शायद छोटा होता होगा। और सबसे छोटा समय जो आज तक मेजरमेंट किया गया है वो है किसी अस्थायी नाभिक के विखंडन का टाइम पीरियड। अस्थायी नाभिक जैसे कि आप लोग कहीं पढ़े होंगे केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे, उच्च क्लास में है, 12 में है, कि नाभिक कुछ रेडियो एक्टिव सबस्टांस होते हैं जेकर नाभिक अपने आप टूटता है, विखंडित होता है। इस घटना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। और उसमें जो सबसे तेज़ी से विघटित होने वाला नाभिक होता है उसका टाइम पीरियड बहुत कम 10⁻⁻24 सेकेंड होता है। 10⁻⁻24 कहीं एक जगह बताए थे, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15। -15 का मतलब बटे में 1 पर 15 गो जीरो दीजिए, यहाँ भी 1 पर 24 गो जीरो बटे में दीजिए, और तब 1 सेकेंड का कितना भाग हुआ अंदाज भी लगाना थोड़ा टफ है, लेकिन लगा सकते हैं, लगाइए। ये सबसे छोटा समय होगा। ब्रह्मांड में जो हम लोग समय नापते हैं तो सबसे छोटा समय होता है, इससे जो भी समय होगा बड़ा बड़ा ही होगा। और सबसे बड़ा टाइम जो होता है 10⁻17 सेकेंड का होता है। 10⁻17 सेकेंड मीन्स इस ब्रह्मांड का जीवन काल है। 10⁻17 सेकेंड जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि लगभग इसका आधा टाइम ब्रह्मांड जी चुका है, आधा टाइम और बचा हुआ है। अब आपको सुनने में लगता होगा 10⁻17 सेकेंड, मात्र 17 सेकेंड नहीं, बहुत बड़ा राशि है। एक वर्ष में 3.154 गुना 10⁻7 सेकेंड मात्र होता है। एक वर्ष में 365 दिन जानते होंगे, तो 365, सब दिन में 24 घंटा, तो 24 से गुना करिए, सब घंटा में 60 मिनट, फिर 60 से गुना करिए, फिर 60 से गुना करिए, सेकेंड हो जाएगा।
सबको सोल्व कर दीजिए, 3.154 गुना 10⁻7 सेकेंड होगा। और में 10⁻7 सेकेंड मोटा मोटी से भाग दे दीजिए तो 10⁻10 साथ साथ कर जाएगा, 10 ईयर की ब्रह्मांड बचता है। तो 10⁻10 ईयर मतलब उंगली पर गिनिए, 10 को 0, 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब तब 10 अरब। तो पृथ्वी का जीवन 10 अरब साल है इस ब्रह्मांड का। तो सबसे बड़ा टाइम ये हो गया, सबसे छोटा टाइम ये हो गया। लेकिन समय मापने का यदि एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम लोग घड़ी कहते हैं। बढ़िया से घड़ी को आप लोग जानते होंगे। हाँ, घड़ी को यहाँ तक पहुँचने में लंबा दूरी तय करके आना पड़ा है। इसकी एक कहानी हम आपको सुना सकते हैं। घड़ी सबसे पहले बना था तो कैसा था, कैसे समय मेजरमेंट करता था। तो सबसे पहला घड़ी का नाम हम लोग जलबूंद घड़ी भी कहते हैं, कुछ लोग उसको बालू घड़ी भी कहता है। उसमें होता क्या था, एक मटका में पानी डाल करके नीचे से एक छोटा सा छेद कर देता था और उससे पानी गिरता था। उस पानी के बूंद को नापते थे। अब दिन भर में जितना बूंद गिरा उस बूंद को गिन करके तब उस आधार पर घंटा मिनट सेकंड निकालते थे। शायद यह घड़ी सबसे पहले चीन में बनी थी। उसके बाद दूसरा घड़ी, उसी के समकालीन एक दूसरा घड़ी का नाम भी था, सुने होंगे। एक तो हम लोग खुट्टा गाड़ देते थे, कोई लकड़ी को जमीन में गाड़ देते थे। सुबह हुआ, सूर्योदय इधर से होती थी पूरब से, इसका छाह इधर बनता था, इस सुबह हो गया। और दोपहर में जैसे जैसे सन ऐसे मूव करती थी तो छाह भी ऐसे मूव करती थी, और बीच में जब आ गया तो दोपहर हो गया, फिर इधर शाम हो गया, घड़ी बंद हो गई। ये घड़ी सिर्फ दिन में चलती थी क्योंकि सन दिन में ही नज़र आता था। तो सुबह से लेकर के शाम तक घड़ी होती थी और उस समय 4 पहर होता था। रात में ही घड़ी बंद। अगर किसी कारण से किसी दिन सूर्योदय नहीं हुआ, बादल है, बारिश है, तो उस दिन घड़ी बंद। और बीच में बहुत सारा घड़ी आया, लेकिन सबसे बढ़िया घड़ी जो आया उस घड़ी का नाम था दोलन घड़ी, पेंडुलम वॉच। नाम सुने होंगे। अभी भी आप में से कुछ लोग के घर में एगो घड़ी होगा, ऐसे से कुछ लटकता होगा ऐसे। ये दोलन घड़ी आपके घर में नहीं है, ये बैटरी से चलती है। आपका दोलन बैटरी खोल दीजिएगा, घड़ी के लिए अलग बैटरी होती है और इस पेंडुलम के लिए अलग बैटरी होती है। तो ये आपका दोलन घड़ी नहीं है, बस उसका रीमेक है, उसी के आधार पर बनाया। लेकिन पहले दोलन होती थी इसमें, जिससे इसकी सुई घूमती थी, और इस घड़ी को हम लोग दोलन घड़ी कहते थे, जिसका लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा होता था। बड़े बड़े मकान में या फिर टावर में इन घड़ी को लगाते थे, बड़े बड़े शहर के बीचों बीच। ये घड़ी आम घड़ी नहीं थी, बहुत कम का यहाँ तक पहुँच होता था, लेकिन फिर भी अपने ज़माने में घड़ी बहुत फेमस हुआ था। इस घड़ी में कुछ डिमेरिट थी। ये कोई धातु का होता था पेंडुलम, और गर्मी के मौसम में वो थोड़ा लंबा हो जाता था। एक फार्मूला मैं आपको विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में बताया था, L/G। अब L देखो, यही पेंडुलम की लंबाई है। अगर L बढ़ गया तो टाइम पीरियड उसका बढ़ गया। अब घड़ी का टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब एक दोलन में जहाँ 2 सेकेंड लेना था वहाँ 2.2 सेकेंड ले लिया, तो घड़ी क्या हो गया, स्लो हो गई। ठंडी के मौसम में इसकी लंबाई घट जाती थी तो घड़ी क्या हो जाती थी, फास्ट हो जाती थी।
इस घड़ी के लिए ठंडी के मौसम में अलग घड़ी, गर्मी के मौसम में अलग घड़ी, फिर भी समय का हेरा फेरी कुछ न कुछ हो ही जाती थी। तो इस घड़ी को धीरे धीरे हम लोग हटा दिए। इस घड़ी के बाद क्या आया, वह घड़ी जिसमें लोलक नए हो। एक स्प्रिंग वॉच आया, कमानी घड़ी जिसको कहते हैं। अब वह भी घड़ी बहुत कम लोग के हैंड पर है, कलाई घड़ी भी उसको कहते थे। उसमें दिन भर में एक बार चाबी देना होता था, यानी कि एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर करना होता था और उस एनर्जी से वो दिन भर 24 घंटा चलता था। अगर किसी कारणवश एनर्जी देना बंद कर दिए, कोनो दिन भूल गए, तो घड़ी भी चलना बंद कर देता था। अभी भी कुछ बुजुर्ग के हाथ में होंगे वो घड़ी, या लगभग नहीं है। तो उस घड़ी में एक डिमेरिट थी, देना चाबी भूल गए तो घड़ी बंद हो जाती थी। स्प्रिंग जो अंदर में रहता था वो कभी कभी खराब हो जाता था। तो उस घड़ी को भी धीरे धीरे हम लोग छोड़ दिए। अब घड़ी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग बैटरी वाला घड़ी यूज करते हैं, सेल उसमें डालते हैं और एक बार एगो सेल डाल दिए, जो कि आप लोग जो घड़ी देखते हैं जनरली आप लोग के हाथ में होगी, उसमें सेल लगता होगा। और एक सेल यदि डाल देते हैं बढ़िया क्वालिटी का, तो साल 2 साल तक उसमें सेल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साल 2 साल के बाद उस सेल की जब ताकत या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ख़त्म हो जाती है, तब फिर घड़ी काम करना बंद कर देती है या फिर कभी स्लो भी हो जाती है। अभी वर्तमान में यहीं तक घड़ी हम लोगों के पहुंच में आया है। लेकिन लेटेस्ट एक घड़ी का नाम है जिसको कि हम लोग एटॉमिक वॉच कहते हैं, परमाणु घड़ी। और ये घड़ी बहुत शुद्ध घड़ी है। 10⁻17 नहीं, 13 सेकेंड में लगभग 1 सेकेंड आगे पीछे होती है। इतना घड़ी शुद्ध है कि 10⁻13 सेकेंड मीन्स अगर 7 से भाग दे दें तो 6 गो जीरो तैयो बचेगा। 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख साल में 1 सेकेंड का हेरा फेरी देता है। मतलब आगे पीछे स्लो फास्ट होगा। और इसी को यदि उलट दें 1 ईयर में लगभग 3 माइक्रोसेकेंड, 1 ईयर में 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड, 3 माइक्रोसेकेंड का ही आगे पीछे देती है। लेकिन ये घड़ी इतनी कॉस्टली है कि अभी हम लोग का पहुंच यहाँ तक नहीं है। इसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक कार्य में ही करते हैं। जैसे सैटेलाइट वगैरह जो हम यहाँ से भेजते हैं अंतरिक्ष में, उस पर एक घड़ी चाहिए यहाँ से टाइम मिलाने के लिए, तब न सूचना हमको देता है कभी कभी कि आने वाला दिन में तूफान आएगा, बारिश होगी वगैरह वगैरह। वो टाइम कैसे बतलाता है, वहाँ उसमें भी एक घड़ी है और यहाँ भी एक घड़ी है। तो वो घड़ी जो होती है सैटेलाइट पर, वो यही एटॉमिक वॉच होती है। तो समय के मापन की व्याख्या भी हम लोग पढ़ लिए, द्रव्यमान के मापन की भी व्याख्या पढ़ लिए। अब इसमें हम कुछ और चीज़ पढ़ेंगे, मापने में हम लोग क्या क्या गलती करते हैं और उस गलती को सुधारेंगे कैसे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज भर यहीं, धन्यवाद।